हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th के जो 2023 में जो इस साल पेपर हुआ है आपका, और ये मैं जो पेपर डिस्कस कर रहा हूँ ये सेट नंबर है आपका, ये 3111। ठीक है, ये वाला कोड है, इसको हम डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, 311। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में आपका जो क्वेश्चन आया था, जो पूछा गया था आपसे, देखो इस तरह से क्वेश्चन है ये वाला। इन एक्सपेरिमेंट सेटअप गिवन बिलो इट इज ऑब्जर्व दैट पासिंग गैस प्रोड्यूस इन रीजन इन द सॉल्यूशन एक्स। देखो ये एक्स सॉल्यूशन है यहाँ पर, और इसमें एक्स फर्स्ट टर्न मिल्की देन कलरलेस। ठीक है, तो यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला रखा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका सॉल्यूशन कार्बोनेट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो सिंपल रिएक्शन हो रही है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लाइम वाटर में CaOH का होल ट्वाइस। जब लाइम वाटर में CO2 पास करेंगे ना तो आपका ये बनेगा। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी वजह से आपका कलर आएगा मिल्की। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक्सेस अमाउंट में है ना CaCO3। ठीक है, और प्लस वाटर भी बनता है इसके साथ। ठीक है, CaCO3 में अगर एक्सेस अमाउंट में CO2 अगर डालेंगे एक्सेस अमाउंट में, ठीक है, देखो सबसे पहले तो क्या हो रहा है, टर्न मिल्की देन कलरलेस। तो इसमें CO2 ने एक्सेस अमाउंट में डालेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ कैल्शियम हाइड्रोजन ये क्या करेगा, उस मिल्की कलर को कलरलेस बना देगा। तो इसमें से देखते हैं जो हमारा क्या होगा। देखो सबसे पहले ऑप्शन ए है justified hydrochloric it turns milky due to carbon dioxide gas liberated in the reaction and the after some time it become colorless due to formation of calcium carbonate। ठीक है, वो तो कलरलेस होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से। ठीक है, फिर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकम कलरलेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सोल्यूबल इन वाटर। तो इसमें बी हो जाएगा। अब और देखने की जरूरत नहीं है सी और डी। ठीक है, बी एकदम करेक्ट है इसका। ठीक है, तो बी लगा देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आपको सेकंड क्वेश्चन है, इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप इज ड्यू टू। ठीक है, तो ब्राउन गैस आपकी क्या होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। देखो PbNO3 का है ना, Pb लेड नाइट्रेट है आपका, उसको जब हीट करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो NO2 ये बनेगा आपका, और यही क्या होती है, ब्लू, ये आपकी ब्राउन फ्लेम होती है। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आ जाएगा। बी सी और डी ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रहा लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट का जब डिकम्पोजिशन करेंगे ना तो लेड नाइट्रेट जो उससे थर्मल डिकम्पोज होगा ना तो नाइट्रोजन गैस निकलेगी, और उसी वजह से ब्राउन गैस हो जाएगी, ब्राउन फ्यूम्स निकलेगी। ओके, तो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो MnO2 प्लस XHCl और यहाँ पे MnCl2 प्लस YH2O ZCl2। तो एक एक लगा के देखना है। ठीक है, एक एक लगा के देखना है। यहाँ पे ये पहले 6 लगाना, जैसे मैंने सपोज करा ये लगाना है 2 और यहाँ पे 2 ये लगाया। अब देखो 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है, 2 2 4। तो ये यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, ये तो बैलेंस है नहीं, इसको तो हटा दो। ठीक है, ये वाला तो आएगा नहीं। अब देखते हैं, अब मैं ये वाला लगाता हूँ C वाला, 4 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितनी हुई, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन कितनी है, 2, यहाँ पे भी क्लोरीन 2, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 और 2 4 क्लोरीन। देखो ये 2 और यहाँ पे 2 4 क्लोरीन, और यहाँ पे भी 4 क्लोरीन। ठीक है, और एक ये देख लो आप 1। ठीक है, 1 मतलब ये Cl2 हो गया, ये H2 हो गया, और इसके बाद आपका ये हो गया, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो इसके बाद C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल बिलो द आपका इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग pH एंड द नेचर ऑफ द 4 डिफरेंट सॉल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। ठीक है, तो देखो लेमन जूस, ऑरेंज, और ये pH 3 और बेसिक। देखो लेमन जूस तो आपका एसिडिक होता है ना, ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ब्लू, हाँ ये वाला आ सकता है, एक बार देख लो। गैस्ट्रिक जूस रेड 6, देखो इसकी pH और भी कम होती है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, प्योर वाटर येलो 7 न्यूट्रल। प्योर कलर का जो ये होता है ना पीएच पेपर, येलो नहीं होता। ठीक है, तो ये भी गलत। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ब्लू होता है और 10 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है और बेसिक होता है नेचर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल एक्स इज यूज्ड इन थर्मिट प्रोसेस
When X is burnt in air, it gives an amphoteric oxide Y. X and Y are respectively. देखो मेटल तो लिया एल्यूमिनियम और थर्मिक प्रोसेस में Fe तो फेरिक ऑक्साइड ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर ये एल्यूमिनियम ये इसको Fe को हटा देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपका क्या होता है एम्फीटेरिक ऑक्साइड, और आयरन को डिस्प्लेस कर देगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेटल लिया तो X लिया एल्यूमिनियम और यहाँ पे एम्फीटेरिक ऑक्साइड क्या बना Y Al2O3, तो आंसर क्या आ जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम एंड Al2O3। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास आगे, देखो सेलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। तो वॉशिंग सोडा का सिंपल फॉर्मूला होता है आपका Na2CO3.NH2, ये तो सिंपल है, ये तो सीधा करेक्ट लगा देंगे, सी आ जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आपको इस तरह से डायग्राम दे रखे हैं A, B एंड C, ठीक है। तो देखो इसमें से क्या आपका आंसर आ सकता है, देखो A एंड C आर आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन एंड B इज बेंजीन। देखो B बेंजीन है ना, और A और C आपको क्या दे रखा है आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। तो हेक्सेन का क्या होता है, देखो हेक्सेन का फॉर्मूला होता है, देखो 6 है ना C6 और H यहाँ पे हेक्सेन है ना, तो हेक्सेन के लिए 6 to 12 और 14, ये 14 आएगा, ठीक है हेक्सेन के लिए। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे तो 8 हो रहा है, यानी कि आइसोमर तो होंगे नहीं, ठीक है। आइसोमर में केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है, ठीक है, तो ए तो होगा नहीं, ए इसका हम कैंसिल कर देंगे। अब देखते हैं बी, ए इज एन आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, बी इज बेंजीन, सी इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर A इज अ सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड B एंड C आर अनसैचुरेटेड, हाँ ये हो सकता है, एक मिनट रुकिए, लेकिन ये भी देख लीजिए A इज अ साइक्लोहेक्सेन एंड B एंड C आर द आइसोमर्स ऑफ बेंजीन, तो ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं आपके, और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है सारा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास सैचुरेटेड, और ये बी और सी आपका क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड है ना इसमें, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें सी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट इज, ठीक है। देखो ऑर्गेनिज्म की बात हुई है तो कसकटा तो प्लांट होता है, प्लांट पैरासाइट ये तो होगा नहीं, ठीक है। एन एनिमल पैरासाइट टेपवॉर्म नहीं करता, जो बाहर ऑर्गेनिज्म फूड को ब्रेक करता है और फिर देन अब्जॉर्व करता है। बैक्टीरिया राइजोबियम, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा फंजाई राइजोपस, ठीक है। राइजोपस ब्रेड में लगता है, पहले तो ये क्या करता है उस फूड मटेरियल को तो सीधा ब्रेक डाउन करता है बाहर आउटसाइड और फिर एब्जॉर्व करता है राइजोपस। ओके देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट वन विच इज नॉट करेक्ट। देखो ए दे रखा है द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल डिफर्स एज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट, तो ये तो एकदम सही है, नोट वाला बताना है तो ये तो नहीं आएगा। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी बात सही है, ये भी नहीं आएगा। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियास, ये भी नहीं आएगा, ये भी सही है। द विलियो तो डी आ जाएगा इसका, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं पढ़ देता हूँ। द विलियो ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब्ड फूड बिफोर इट गेट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस, ठीक है। तो देखो विली का क्या काम करता है, एब्जॉर्बेशन, एब्जॉर्ब ऑफ फूड, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। वाटर एब्जॉर्ब कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसका विली का पार्ट है ना ये वाला गलत है, डी वाला, ठीक है, क्योंकि विली क्या करते हैं एब्जॉर्ब ऑफ फूड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जीन इज, ठीक है। जीन के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी वाली करेक्ट है हमको बताना है। सबसे पहला देखो, इन इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पीसीज इज स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ जीन इज नॉट द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन, देखो इन्फॉर्मेशन तो होती है, ये वाला तो नहीं आएगा, ये तो इनकरेक्ट दे रखा है। ईच क्रोमोसोम हैज़ ओनली जीन लोकेटेड ऑल अलोंग इट्स लेंथ, ये वाला भी गलत है, ठीक है। ईच क्रोमोसोम हैज़ ओनली वन जीन, नहीं ये गलत है। ऑल द इनहेरिटेड ट्रेट्स इन ह्यूमन बींग्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन्स, नहीं ये वाला भी गलत है। तो आंसर ए आ जाएगा। जैसे जी ये आपका होता है ना क्रोमोसोम, इसमें डीएनए लगा होता है, ठीक है, इसमें पर्टिकुलर क्या होता है,
देखो इन इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पेसिफिक जीन, देखो ये जैसे मानिए जीन हो गया, ये जीन 2 हो गया, ये जीन 3 हो गया, ठीक है, डीएनए के टुकड़े, ठीक है, लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, तो पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स के में लगे रहते हैं, तो ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट इन अ प्लांट, ठीक है, इट इज ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ टच एंड, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, बी इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, ये वाला भी नहीं होगा, इट इज ऑब्जर्व ओनली द रूट एंड नॉट स्टेम, ये वाला नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, सीधा 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 आंसर है इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच बिटवीन द प्लांट एंड वेजिटेटिव पार्ट, तो देखो ब्रायोफाइलम का तो लीफ ही होता है, ये तो एकदम करेक्ट है, ठीक है, और पोटैटो एंड स्टेम, ये पोटैटो का स्टेम वाला पार्ट ही होता है, ठीक है, मनी प्लांट का भी स्टेम वाला होता है, तो रोज़ वाला रूट का पार्ट नहीं होता, ये वाला गलत है, तो डी आ जाएगा इसमें, ठीक है। रोज़ का कौन सा पार्ट होता है, स्टेम वाला पार्ट, ठीक है, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए लिया जाता है, ठीक है, तो इसमें डी आ जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इफ 4 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, आप सीरीज में 4 कनेक्टेड करेंगे ना, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा 8 8 8 8 32 ओम हो जाएगा ये। फिर उसको पैरेलल कर रहे हैं, तो पैरेलल के केस में क्या होता है, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, ये हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 1/2, और इसका उल्टा कर देंगे क्योंकि 1/r होता है ना, तो ये 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशो, तो सीरीज में कितना आया था 32 और इसमें कितना आया था 2, तो इसको कैंसिल कर दो, 16 ओम आ जाएगा, तो इसका डी आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायरिंग विथ 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइस विच हैव, तो देखो 15 एम्पियर काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये उन्हीं एप्लियंसेस पे लिखा रहता है जिनमें हाई पावर रेटिंग्स का होता है, ठीक है, जैसे गीजर हो गया, एसी हो गया, तो इसमें ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोजीशन ऑफ द नीडल शो द स्केल वोल्टमीटर द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्टमीटर एंड द रीडिंग शोन बाय द इज रेस्पेक्टिवली आर, ठीक है। सबसे पहले देखो लीस्ट काउंट निकालने के लिए, मतलब ये वाला पार्ट है ना, इसका इतना पार्ट कितना होगा, लीस्ट काउंट मतलब ये मिनिमम कितना पढ़ सकता है वोल्ट मीटर, तो ये इतना पढ़ सकता है, तो वोल्ट मीटर देखो पूरा कितना है 3 है, और कितने पार्ट ही, ये आपके पास है 1 2 3 4 5 5 और 5 10 10 और 5 और 5 20 हो गया, तो ये आ जाएगा 3/20। अब इसको वो कर लो, आप सॉल्व कर लो, तो ये आपका पूरा 3 है और 20 पार्ट है, तो इसमें आप कर लो, तो ये आपका आ जाएगा, देखो इसको पॉइंट लगाएंगे, देखो ऐसे कर लो आप 3 और ये 20 पॉइंट लगाओगे 0, तो ये आपका 20 बन जाए 20, ये कितना बचेगा 10 पॉइंट लग रहा है, 25 जा 100, तो इसकी जो आएगी ना ये लीस्ट काउंट ये 0.15 आ जाएगी, 0.15 वोल्ट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर इसकी रीडिंग कितनी होगी, देखो ये एक खाना है ना, एक लीस्ट काउंट ये 0.15 का है, और यहाँ पे 0.15 और ये 1.5 है, तो 1.5 और 0.15 और 0.15 इनको ऐड कर दो, 5 5 10 0 1 कैरी गया, 5 6 7 8 और ये 1, तो 1.8 वोल्ट, तो ये सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक तो लीस्ट काउंट 0.15 वोल्ट और एंड जो इसकी रीडिंग है 1.8 वोल्ट, ये आ जाएगी, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी सिचुएटेड मिडवे बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ईच कैरिंग अ स्टेडी करंट आई। देखो यहाँ पर ये सीधे सीधे चल रहा है, देखो यहाँ पर सीधे सीधे चल रहा है। अब इसका जो आप लगाओगे ना राइट हैंड थंब रूल, तो ये देखो कर्लिंग फिंगर को कर्ल करो, तो यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ जाएगा ये, ठीक है, अंदर की तरफ फिंगर जाएगी इसकी, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ऐसे यू गोल राउंड में घूमेगा, ठीक है, यूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अंदर की तरफ आएगा, और यहाँ पर भी जा रहा है। अब ये इधर घुमाओगे ना अंगली, तो ये बाहर की तरफ आएगा निकल के, मतलब आउटसाइड निकल के आएगा इस तरह से,
तो ये अंदर की तरफ जा रहा है और ये बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये अंदर और ये बाहर और सेम मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इस केस में क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो 0 आ जाएगा इसका, ठीक है, 0 आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो आपका असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। देखो असर्शन में है सबसे पहले द कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो ये आपका ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट। अब टर्न कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लेड इज एडेड टू इट, तो देखो कॉपर सल्फेट है ना CuSO4, ये इसमें लेड अगर आप ऐड करेंगे तो लेड की हाई रिएक्टिविटी होती है, कॉपर की लेस होती है, तो लेड इसको हटा देगा, ठीक है। और इसके बाद ये कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लेड इज एडेड, ठीक है, तो पीबी इसको हटा देगा, रिमूव कर देगा, उसकी वजह से क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। ये बात एकदम ट्रू है, ठीक है, ये तो सही है असर्शन। फिर देखो रीजन, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हैंड डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन, और यही बात आपने इसमें अप्लाई करी थी कि लेड इसको इसलिए हटा रहा है क्योंकि हाई रिएक्टिविटी है, यानी कि असर्शन भी ट्रू और रीजन भी ट्रू, और असर्शन रीजन असर्शन को क्लेरिफाई करना है, तो इसमें ए आ जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बोथ असर्शन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। देखो जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट डिसाइड द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, ये बात एकदम करेक्ट है। जैसे मेल से एक्स और वाई है और इसके फीमेल के एक्स एक्स है, इन्हीं से डिसाइड होता है मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा, एक्स वाई बनेगा या फिर एक्स एक्स बनेगा। ये गर्ल्स के लिए होता है, मेल के लिए होता है। फिर इसके बाद ये तो ट्रू है सर। फिर एक्स क्रोमोसोम रीजन पढ़ रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम इन अ मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, नहीं एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, वाई होता है, क्योंकि एक्स वाई मेल के में होता है और वाई कहाँ से मिलता है, हमें मेल से मिलता है, तो ये रीजन तो इनकरेक्ट है, असर्शन ट्रू है, तो असर्शन ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, ये बात सही है एकदम, ठीक है। फिर रीजन है ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू ब्लड प्लाज्मा एंड वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट, ये वाली बात गलत है, प्लेटलेट की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है, प्लेटलेट की वजह से, ठीक है। तो असर्शन ट्रू है इसका, रीजन रॉन्ग है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका सी, ठीक है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Assertion, the strength of magnetic field produced at the center of a current carrying circular increase on increasing the number of turn, तो ये बात एकदम सही है। देखो ये कोयल्स जो इंक्रीज होती है ना, तो उस केस में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती जाती है सेंटर पे, ठीक है, ठीक है। द करंट इन ईच सर्कुलर, ये तो सही है, द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड अप, अब इस पे क्या होती है, एड अप होती जाती है, यहाँ पे ऐड ऑन होती जाती है, ये बात भी सही है, रीजन भी है और असर्शन भी ट्रू है, और रीजन असर्शन को क्लैरिफाई कर रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। तो दोस्तों हमने सेक्शन ए तो कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड एक्स विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्सेस विद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो देखो कैल्शियम सल्फेट है CaSO4.2H2O, ठीक है, ये आपका जिप्सम होता है, इससे अब हीट करेंगे ना इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, यानी कि 373 केल्विन पर, तो ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाएगा ½ H2O, और यही आपका क्या होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, और साथ में आपका ये वाटर भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये POP आपसे पूछा था एक्स कंपाउंड, ये एक्स यही वाला होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड है, स्टेट द डिफरेंस, ठीक है, स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग सोडा तो क्या होता है आपका NaH और CO3, ये होता है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। और ये आपका इसके बाद है ना बेकिंग पाउडर, क्या होता है, बेकिंग पाउडर में आपका बेकिंग सोडा तो मिला ही होता है, ठीक है, तो NaH CO3 तो होता ही है इसमें, ठीक है, बेकिंग सोडा प्लस इसमें ड्राई एसिड भी होते हैं, ठीक है, ड्राई एसिड मतलब टार्ट्रिक होता है ना, टार्ट्रिक एसिड, उसको मतलब है ना, जैसे ये आपका
CO3 तो क्या कर देगा आपका, मतलब सोरनेस, मतलब उसका कड़ापन कर देगा, बिटर बिटर। ड्राई एसिड जो टार्टरिक एसिड होगा ना, टार्टरिक एसिड, ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रल कर देगा। और साथ में इसमें कॉर्न स्टार्च भी मिला रहता है, कॉर्न स्टार्च, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिली रहती है। तो इसमें डिफरेंस आ गया आपके पास, ये आपका NaCO3 होता है और इसमें बेकिंग पाउडर में NaCO3 ड्राई एसिड भी मिला रहता है, कॉर्न स्टार्च भी मिला रहता है, ठीक है। ये जो रहता है ना बेकिंग सोडा, इसमें CO2 जल्दी से रिलीज नहीं होती, इसको हीट करना पड़ता है, ठीक है, जब जाके CO2 रिलीज होती है। जबकि बेकिंग पाउडर होता है, इसमें CO2 अच्छे से रिलीज होती है, ठीक है, और फास्ट रिलीज होती है, कम हीटिंग पे भी, ठीक है। तो इसमें ना आपका अच्छे से जो भी केक में मिलाओगे ना, तो केक अच्छे से फूल पाएगा, ठीक है। और बेकिंग सोडे में बेकिंग सोडा मिलाओगे तो अच्छे से फूल नहीं पाएगा आपका केक। तो इसलिए हमारी किचन में बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया आपके, ठीक है। अब इनमें से आप देख लेना कितने लिख के आए होंगे आप, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट जो इसका और वाला पार्ट है। देखो और वाला पार्ट में आपसे क्या पूछा, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर, ठीक है। सबसे पहले ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, CuSO4 और ब्लू और .5H2O, ये इस तरह से लगा होता है। अब इसको हम हीट करेंगे, ठीक है, 250 डिग्री सेल्सियस, इतना लगभग इस टेम्परेचर पर हम इसको हीट करेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक तो CuSO4 और इसका जो वाटर है वो हट जाएगा यहाँ से 5H2O, ठीक है। ये आपका अब वाइट में बदल गया, पहले ब्लू कलर में था ये, ठीक है, पहले किस कलर में था, ब्लू कलर में। अब इसका जैसे वाटर का जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर हटा ना, तो ये वाइट कलर में हो गया, ठीक है, ठीक है। अब इस तरह से कर देंगे और यहाँ पे आपका बैलेंस है ही, ठीक है। अब इसको में बैलेंस करना है तो बैलेंस कर दो आप इसको, इसके बाद रिएक्शन बतानी है आपको, ठीक है। तो ये आगे जाके क्या बनेगा, CuSO4, उसको कर देंगे हम इसको बैलेंस, ठीक है, CuSO4 और फिर इससे क्या बनेगा आपके पास Cu कॉपर ऑक्साइड और प्लस साथ में क्या बनेगा आपके पास SO2 और यहाँ पे ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, CuSO4, ठीक है। इसको हमने हीट करा तो यहाँ पे CuO कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पे आपका SO2 और यहाँ पर SO3, ठीक है, और एक ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरह से निकला। अब यहाँ पे देखो बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सल्फर के कितना है 1 2, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। लेकिन इधर ऑक्सीजन देखो सबसे पहले 2 और 3 5 और 2 7 7 और 1 8, ठीक है, 3 और 2 5 और 2 7 7 और 1 8 और यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे एक बार 4 लगाते हैं, चलो देखते हैं। 4 कॉपर हो गया, यहाँ पे भी फिर 4 लगाना पड़ेगा, 4 कॉपर हो गया, ठीक है। तो 4 कॉपर हो गया और यहाँ से 4 ऑक्सीजन, 2 और 3 5 और 2 7 7 और 4 आपका 11 और यहाँ पे 4 4 जो 16, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 लगा लेते हैं और यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब देखते हैं तो यहाँ पे 3 2 जो 6, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 10 ऑक्सीजन, 10 और 2 12 और 4 आपकी 16 ऑक्सीजन हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 4 4 जो 16 ऑक्सीजन हो गई। कॉपर 4 है, ठीक है। सल्फर कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 और 2 4 है, यानी कि ये बैलेंस होगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर देंगे। और यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड का कलर है ना, वो क्या होगा, ब्लैक कलर, ठीक है। इस तरह से इसको बना देंगे। पहले वाला तो हो गया हमारा, ठीक है, ये वाली बैलेंस कर देंगे, इसको तो रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड वाली है, ये वाला आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो सेकंड वाला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब इसको हम हीट करेंगे तो ये आपका Na2CO3 बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, और इसमें वाटर होगा और साथ में CO2 रिलीज होगी, ठीक है। अब देखो ये Na कितना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। यहाँ पे 2 Na, यहाँ पे 2 Na, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस कार्बन 2, यहाँ पे कार्बन 1 और 1 2, ठीक है। ऑक्सीजन 3 और 1 4, 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 और 2, यहाँ पे भी आपकी 6 ऑक्सीजन, यानी कि ये बैलेंस हो गई, ठीक है, बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे स्टेट लिखने की जरूरत नहीं होती, वैसे अगर स्टेट लिखो तो लिख दो। सॉलिड होगी ये आपकी सॉलिड, ये गैस
और ये गैस होगी, ठीक है। इस तरह से बैलेंस कर देंगे आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी, मेंशन द डिजीज कॉज ड्यू टू इट। और बी वाला पार्ट है इसका, हाउ इज द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड रेगुलेटेड। तो देखो इन दोनों के आंसर आप बुक में से ही कर सकते थे, बुक में है ये। तो इसमें आपका क्वेश्चन था कि राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी, मेंशन द डिजीज कॉज ड्यू टू इट, ठीक है, ए वाला पार्ट। तो ये वाला आपको बुक में मिल जाएगा, बुक में पेज नंबर 124 है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देंगे जो कोज करेगा ना, ये कोज, उसकी वजह कोज डिजीज वो होगा आपके डायबिटीज़, ठीक है। अब इसका रोल क्या है इंसुलिन का, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते थे, इफ़ इट इज़ नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट, अगर पैनक्रियाज से इंसुलिन अगर प्रॉपर अमाउंट में सिक्रेट नहीं होता, द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेज कोजिंग मैनी हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। इस तरह से ये लिख सकते थे आप, ये वाली लाइन, ठीक है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इफ़ इट सो इम्पोर्टेंट दैट हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रीसाइज क्वांटिटीज वी नीड अ मैकेनिज्म थ्रू विच इज दिस इज डन, ठीक है। इसका सेकंड वाला पार्ट था, हाउ इज द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड रेगुलेटेड। तो इसमें आपको लिखना था, तो यहाँ से लिख देते थे कि द टाइमिंग, देखो टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज, देखो यहाँ से लिखना था, ठीक है। हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये बता सकते थे आप, इफ द शुगर लेवल इन ब्लड राइज दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज विच रेस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन, एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स इंसुलिन सिक्रेशन इज रिड्यूस, ठीक है। यहाँ तक आ जाता है ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, नेम द टाइप ऑफ ब्लड ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ट्रांसपोर्टेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड द पाथ फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर। इसमें आपको पहला वेना कावा वाला बताना है और सेकंड वाला पुल्मोनरी आर्टरी वाला बताना है। तो इनके आंसर आप बुक में से ही बता सकते थे, बुक में ये आंसर इस तरह से हैं। तो क्वेश्चन था आपका, नेम द टाइप ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ट्रांसपोर्टेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन इन द पाथ फ्रॉम वन ऑर्गन विच प्लेस टू अनदर विच प्लेस। तो इसमें वेना कावा था पहला और दूसरा था पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो पहला वेना कावा, ठीक है। तो ये डबल सर्कुलेशन आपकी बुक में ही मिल जाएगा, पेज नंबर है 106, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ऑर्गन पार्ट से लेके जा रहा है इस वाले पार्ट में, ये राइट आपका क्या है, राइट एट्रियम है, ठीक है। वेना कावा फ्रॉम द बॉडी, कहाँ से लेके जा रहा है, फ्रॉम बॉडी, और कहाँ पर लेके जा रहे हैं, राइट एट्रियम में, ये लिखना था इसमें। और आपको लिखना था इसमें कौन सा ब्लड है, अभी देखो ब्लू कलर का है नहीं है, ब्लू कलर का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद था इसमें पुल्मोनरी आर्टरी, तो पुल्मोनरी आर्टरी में आपको क्या कौन सा ब्लड दिख रहा है, ब्लू, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये फ्रॉम ये यहाँ से आ रहा है राइट वेंट्रिकल से, और ये लंग्स की तरफ जा रहा है, आर्टरी टू द लंग्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें बता सकते थे। और वाला पार्ट है वो भी आप बुक में से ही बता सकते हो, ठीक है। ये वाले इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन, इसका भी आप बुक में से बता। तो इसके बाद जो और वाला था वो क्वेश्चन था, विद द हेल्प ऑफ स्केमेटिक फ्लो डायग्राम, ठीक है, और शो द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी। तो इसमें फर्स्ट पूछा था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा इन लेक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपको पेज नंबर 102 में मिल जाएगा आपकी बुक में। तो इस तरह से बनाना था, बस इसका ये वाला पार्ट छोड़ना था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो लेक ऑफ ऑक्सीजन का ये वाला बना देना था आपको, इन ग्लूकोज 6 कार्बन मसल्स इन साइटोप्लाज्म, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। लेक ऑफ ऑक्सीजन के केस में लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी, ये बनता, ठीक है। ये दोनों आते हैं आपके इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन आर फाउंड, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ये वाला भी बुक में से बता सकते हो आप। देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा था नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन्स आर फाउंड। तो नेफ्रॉन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सारे नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है। ये नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, आपके किडनी में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता किडनी, और ये आपको आंसर मिल जाएगा पेज नंबर आपके 110, ठीक है, 110 और 111 पे। और फिर इसके बाद पूछा था राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो यहाँ से आप इसकी स्ट्रक्चर बना सकते थे, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली बोमन कैप्सूल, रीनल आर्टरी, ठीक है, और ग्लोमेरुलस, ठीक है, रीनल आर्टरी, इस तरह से यहाँ पे ब्रांच ऑफ वेन बता सकते थे, और ये फिल्ट्रेट बता सकते थे, इस तरह से, ठीक है। और इसका सिंपल डायग्राम भी है आपकी बुक में, थोड़ा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, सिंपल वाला डायग्राम भी आप बना सकते थे, ठीक है। और
और इसमें आपका फंक्शन लिखना था तो फंक्शन यहाँ से लिख देते हैं आप, ठीक है। इधर से यहाँ पर ईच किडनी यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है, और नीचे तक लिख देते हैं। इसमें सेलेक्ट करके पॉइंट यहाँ से लिख देते हैं फंक्शन, ठीक है। इस तरह से इसका फंक्शन आ जाता, वो आपका किडनी हो ही गया पहला, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बुक से ही बता सकते थे आप इसका। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नैरो बीम एक्स वाई वाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एबीसी शोन इन द डायग्राम, ठीक है। इस तरह से लाइट आ रही है, अभी क्या होगा, इस तरह से ये 7 कलर्स में बढ़ जाएगी, ठीक है। लास्ट वाली जो लाइट होगी ना इसकी वॉयलेट वाली होगी, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगी विबिग्योर, VIBGYOR, ठीक है, विबिग्योर। इस तरह से बना देना, वॉयलेट और ये वाली रेड वाली, ठीक है। इस तरह से बता सकते थे आप इसको। और इसमें आपका क्या पूछ रहे हैं, पाथ, ये पाथ ट्रेस कर दिया आपने। नेम द फिनोमिना ऑब्जर्व एंड स्टेट इट कोज। फिनोमिना क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो लिख देंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, ठीक है। स्टेट इट कोज, ये क्यों हो रहा है, रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। और आप इसमें बता सकते हो कि यहाँ पर है ना रेड लाइट और वॉयलेट लाइट का वेवलेंथ है ना कम है और रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम रेड लाइट का होगा और एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा वॉयलेट कलर का होगा। इस तरह से आप थोड़ा सा और बता सकते हो। तो ये मैंने बना दिया, इस तरह से बनाना था आपको, है ना। ये भी बुक में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी देखो इसका और वाला पार्ट है, इट इज ऑफ द दैट पावर ऑफ द लेंस आई टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट डिमिनिश विद एज। मतलब आपको पास का भी और दूर का भी मतलब डिमिनिश हो रहा है धीरे धीरे एज के साथ, तो उस केस में आपको प्रेस बायोपिया हो सकता है, ठीक है। तो गिव रीजन फॉर द अबव स्टेटमेंट, तो इसमें आप गिव रीजन में बताएंगे। तो ऐसा किस लिए होता है, तो हम इसमें बता देंगे वीकनिंग ऑफ आई, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल। जो सिलियरी मसल होती है ना आई बॉल की ऐसे इधर लगी होती है, जो आई लेंस को छोटा बड़ा करती है, तो उसकी सिलियरी मसल क्या होती है यहाँ पर कमजोर हो जाती है। वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल, सिलियरी मसल्स, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा अगर लिखना चाहो तो दूसरा लिख देंगे फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीजेस हो जाती है, ठीक है, आई लेंस की, तो लिख देंगे फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीजेस ऑफ आई लेंस ड्यू टू ओल्ड एज, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो सेकंड वाला क्या पूछ रहा है आपसे, नेम द डिफेक्ट दैट इज लाइकली टू अराइज इन द आई इन सच अ कंडीशन। तो इसमें डिफेक्ट कौन सा होता है, प्रेस बायोपिया, ठीक है, प्रेस बायोपिया। थर्ड वाला है ड्रॉ अ लेवल रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ ये करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोरिंग द विजन सच अ टाइप। तो इसमें बाय कॉनकेव लेंस लेते हैं, ठीक है, बायफोकल लेंस का यूज करेंगे हम, जिसमें देखो इस तरह से बनाते हैं ना, जिसमें ये इस तरह से पास का दिख जाएगा और यहाँ से दूर का दिख जाएगा, ठीक है, दोनों की वो हो जाएगी। बायफोकल लेंस का यूज कर लेंगे इसमें, ठीक है। और इसमें प्रेस बायोपिया और इसमें 2 रीजन ये बता देंगे, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ डू हार्मफुल केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन 4 चैन। तो देखो इसका बुक में ही दे रखा है, बुक में मैं आपको बताता हूँ। देखो इस तरह से तो क्वेश्चन था, हाउ डू हार्मफुल केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चैन। तो ये भी आपको आंसर मिल जाएगा आपके बुक में पेज नंबर 261 में, ठीक है। ये जो टर्म थी बायो मैग्निफिकेशन था, ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो इसमें आप यहाँ से बताते, देखो यहाँ से बता दें आप, देखो इधर से वन ऑफ द रीजन इधर से बता देते हैं, ठीक है। वन ऑफ द रीजन इज द यूज ऑफ द सेवरल पेस्टिसाइड एंड अदर केमिकल टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। दिस केमिकल्स आइदर वॉश डाउन इनटू द सोइल और इनटू द वाटर बॉडी। फ्रॉम द सोइल दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विद वाटर एंड मिनरल्स, एंड फ्रॉम द वाटर बॉडीज दीज आर टेकन अप बाय एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। दिस इज वन द वे इन विच द एंटर द फूड चैन एज द केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, दीज आर accumulated progressively at each trophic level. Human beings occupy the top level in the food chain. The maximum concentration of these chemicals get accumulated in our body. This is a phenomenon biological magnification. This is reason to food wheat and rice vegetable. तो यहाँ तक लिख देते sufficient था। तो वो ट्रॉफिक से मतलब टॉप ट्रॉफिक लेवल पे कैसे जाता है, वो
ठीक है, वो इस वजह से जाता है जब हम क्रॉप वगैरह करते हैं ना तो उसमें पेस्टिसाइड छिड़कते हैं और उसमें बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना वो सब्सटेंस आ जाते हैं, तो वो मतलब एक फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे वो एक्यूमुलेटेड होता रहता है। तो यहाँ से आप अपना आंसर लिख सकते थे। ठीक है, आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेक्शन सी। सेक्शन बी हमने दोस्तों कर लिया है, अब हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो रिड्यूसिंग एजेंट जब भी आप चेक करते हैं ना तो उस केस में आपको देखना होता है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का एड ऑन होना या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है NH3 + 5O2 और NO6H2O। तो यहाँ पे NH3 में से हाइड्रोजन तो हटाए और ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी कि आपका NH3 इसमें क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही तुम्हारा क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो NH3 इसमें हो गया। फिर इसमें देखो H2O और F2, इसमें H2O में से H निकला है, देखो H निकला है इसमें से, है ना, H निकला है और O का तो नहीं है लेकिन H निकला है ना। तो डेफिनेशन के हिसाब से जब H निकला है आपका तो H2O तुम्हारा क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बता देंगे हम, यहाँ पर H2O का ऑक्सीडेशन हुआ है यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हारा H2O होगा। ठीक है, फिर इसके बाद Fe2O3 और 3CO। ठीक है, अभी इसमें देखो Fe2O3 में से ऑक्सीजन क्या है, निकला है। ठीक है, और CO में जुड़ा है, देखो ऑक्सीजन CO में जुड़ा है, देखो। ठीक है, तो CO का क्या हो रहा है तुम्हारा ऑक्सीडेशन, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, CO हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद H2O2, अब इसमें H में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना इसमें, तो H में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा आपका H2। ठीक है, इस तरह से आपका NH3 H2O, ठीक है, और ये वाला CO और H2 ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे सारे। ठीक है, उसके बाद देखो आपसे क्या पूछा है, ये मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद पूछा है डिफाइन अ रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप लिख देना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रिडक्शन। ठीक है, ठीक है, रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन, ठीक है, इन ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें बता सकते हो ऑक्सीजन के केस में। तो रेडॉक्स इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, ठीक है, वो समझ गए आप। और ऑक्सीजन का गेन और लॉस इस तरह से भी बता सकते हो, ये तो हो गया। ठीक है, और आप अदर टर्म में ये बता सकते हो कि रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में अभी यहाँ से भी बताया था, तो इस तरह से बता सकते हो आप। ठीक है, और अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट वन रेमेडिकल मेजर ईच टू काउंटरैक्ट द चेंज इन pH इन ह्यूमन बीइंग्स फॉलोइंग केसेस। तो पहला देखो, पहला क्वेश्चन है आपके पास, देखो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था, देखो प्रोडक्शन ऑफ टू मच एसिड इन स्टमक ड्यूरिंग इनडाइजेशन। ठीक है, जब आपका पेट में ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है उस केस में क्या होता है आपका, उस केस में आपको एंटासिड लेने का रिकमेंडेशन किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो इस केस में आपको एंटासिड लेना चाहिए, एंटासिड। और एंटासिड क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप ये भी लिख देना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एमोन। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इस तरह से बता सकते थे। सेकंड वाला स्टंग बाय द हनी बी एंड नेटल लीव्स। तो इस केस में ये बुक के ही सारे, ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना था, इसमें आपको क्या लेना चाहिए, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा इसमें रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि जब ये स्टंग बाय हनी बी करती है ना आपको, तो उस केस में आपको जलन मचती है, और वो किस एसिड की वजह से बचती है, आपको मैथनोइक एसिड की वजह से, उसकी वजह से मैथनोइक एसिड की वजह से आपको जलन मचती है। तो आपको बेकिंग सोडा वहाँ पे लगा लोगे ना, तो उससे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जिससे आपको मतलब रिलीफ मिलेगा। ठीक है, फिर बी है फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6 व्हेन इट चेंजेस इनटू कर्ड विल इट्स pH इंक्रीज और डिक्रीजेस। देखो देखो मिल्क है, ठीक है, और एक कर्ड है आपका। ठीक है, तो कर्ड में क्या होता है, एसिड, मतलब क्या होता है,
धीरे धीरे उसकी पीएच, देखो आपको क्या पता है कर्ड खट्टा होता है, खाने में होता है ना, तो यानी कि पीएच तो कम ही होगी। पहली बात तो पीएच क्या होगी उसकी, डिक्रीज होगी। पीएच कैसी होगी, डिक्रीज, क्योंकि एसिड की पीएच इस तरह से जाती है ना स्केल में, और बेस की इस तरह जाती है, तो वो डिक्रीज होगी, ठीक है। और डिक्रीज होगी क्यों, क्योंकि इसका जो लैक्टोज है ना, जो इसका लैक्टोज है मिल्क के अंदर, वो लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। किसमें, लैक्टिक एसिड में। और कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड मौजूद होता है, ये एसिड में बदल जाएगा और उसकी डिक्रीज होगी। और आप कर्ड आप देखते भी हो, खाते हो तो वो खट्टा ही लगता है। इस तरह से आप बता सकते थे इसमें, ठीक है, डिक्रीज होगी, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्टेट द रोल ऑफ एटीपी इन सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेकंड है वोट एंश्योर सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट, ठीक है। थर्ड है स्टेट द कंडीशन ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन प्लांट डिपेंड अपॉन। तो ये सारे बुक में आप बता सकते हो। देखो मैं कैसे बताऊँ, तो बुक में है ये सारे, देखो। और जो इसका और वाला पार्ट है वो देखो, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट एंड एनिमल and how desert plant perform photosynthesis if their stomata remain closed during the day। ये भी बुक में है, तो बुक में देखो इस तरह से बता सकते हो आप, ये बुक में ही है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन था द स्टेट द रोल ऑफ एटीपी इन सेलुलर रेस्पिरेशन, तो ये बुक में मिल जाएगा आपको, पेज नंबर 102, ठीक है, आपकी साइंस की बुक में। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज a molecule called ATP which is used to fuel all other activities in the cell. In this process ATP is broken down giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reactions taking place in the cell। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद था वोट एंश्योर, और ATP की फुल फॉर्म भी लिख देंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका था वोट एंश्योर सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट, तो क्या इंश्योर करता है, यहाँ पे नीचे मिल जाएगा उसका आंसर। तो ये स्टोमेटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे देयर इज अ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से लिख देंगे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, ठीक है। और ये मतलब स्टोमेटा आएगा इसका आंसर। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस एंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन एयर, ठीक है। यहाँ तक लिख देंगे आप, ठीक है। इसके बाद था थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द कंडीशन ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन प्लांट्स डिपेंड अपॉन। तो देखो आगे अपन इसके पढ़ेंगे ना, तो इसी पैरा में मिल जाएगा आपको, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन, एक तो ये, एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये दो पॉइंट आ जाएंगे, एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, ये दो इसमें पॉइंट आप लिख देना, सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसका और वाला जो क्वेश्चन था तो वो था व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट एंड एनिमल, ये भी आपको बुक में मिल जाएगा पेज नंबर 95 पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और प्लांट की किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, स्टार्च की फॉर्म में। द कार्बोहाइड्रेट विच इज यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज एज वैन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। प्लांट में क्या होती है, स्टार्च की फॉर्म में, और एनिमल में किस में होती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। एनिमल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो इसका आंसर हो गया। उसके बाद इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन था हाउ डेजर्ट प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे। तो इसी बुक में मिल जाएगा इसका आंसर भी, देखो यहाँ पे, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day, ठीक है। इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम टू शो द फर्टिलाइजेशन सॉरी, तो ये अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो देखो ये आपका, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है आपका, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब इसमें हमेशा वर्चुअली बनती है इमेज, तो ठीक है। देखो पहला तो रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो रे डायग्राम देखो कैसे बनाओगे आप, ये देखो इस तरह से, ये रे टकरा के ऐसे इस तरह से उस तरफ चल जाएगी, स्केल से बनाना सीधी बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, एक मिनट में थोड़ा सही बना लेता हूँ, ये देखो इस तरह से, मैं पहले पीछे की तरफ बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा फोकस पॉइंट हो गया F, ठीक है। और ये रे टकरा के इस तरह से चल जाएगी, इसको पीछे मिलाएंगे ना आप, तो दोनों रे आपस में टकराएंगी, देखो यहाँ पर। और यहाँ पर है ना, इस ऑब्जेक्ट की, ये ए भी है ना, इसकी इमेज बन जाएगी यहाँ पर यूँ, ठीक है। ये ए डैश और ये बी डैश, ठीक है। और ये फोकस पॉइंट है, यहाँ पर मिलेगी रे, मतलब रे जब भी जाएगी ना आपकी डाइवर्ज होगी, ठीक है। तो डाइवर्ज जब इसको मिलाएंगे, अपीयर करेंगे, मतलब मिलाएंगे पीछे की तरफ,
तो ये F पर करेगी और ये दोनों रे जहाँ पे टकराएगी वहाँ पर तुम्हारी इमेज बनेगी, ठीक है। बड़ी की छोटी बन रही है, तो यहाँ पे देखो ये रे डायग्राम तो हो गया, ठीक है। उसके बाद मेंशन द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर है, नेचर क्या है इसका नेचर है आपका, देखो वर्चुअल बनेगी एक तो, ठीक है। इरेक्ट बनेगी सीधी एकदम, ठीक है। साइज क्या बनेगी, डिमिनिश बनेगी, छोटी बनेगी ना, डिमिनिश कर देंगे, डिमिनिश, ठीक है। और उसके बाद पोजीशन क्या है, ये बैक ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ये मतलब इस साइड बनेगी, ठीक है, लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड बना देंगे, मतलब ये इस तरफ बनेगी, ठीक है। तो आप बता देना ये मिरर के बिहाइंड बनेगी, ठीक है। और क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है। स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस इन केस यूजिंग द कार्टेशियन कन्वेंशन। देखो अब ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। देखो इस तरफ का अपन लेते हैं पॉजिटिव और इस तरफ का हम लेते हैं नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू मतलब अपनी बुक, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गई आपकी यू, ठीक है। ये यहाँ पर बन रही थी ना आपकी इमेज, यहाँ पर बन रही थी, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी पॉजिटिव में और ये वी होता है, ठीक है। तो आपको बनना साइन कन्वेंशन, इमेज डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस बतानी है आपको। तो इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव में होगी, साइन के साथ बताना है, पॉजिटिव होगी कार्टेशियन, ठीक है। समझ में आ गया ये भी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये रहा। तो इसमें है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। ए दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा। देखो इनको बुक में से ही बता देता हूँ मैं आपको। देखो इस क्वेश्चन का जवाब आपके बुक में ही मिल जाएगा, ठीक है, पेज नंबर 196 पर, ठीक है। तो इसमें था ना, डेंजर सिग्नल इंस्टॉल एट एयरपोर्ट एंड एट द टॉप टॉल बिल्डिंग्स आर ऑफ रेड कलर, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे, देखो यहाँ से लिख देंगे आप, देखो द रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक, ठीक है। देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से लिख देंगे पहले वाला, ठीक है। अब दूसरा वाला था द स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। इसका भी आंसर देखो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड एज स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट्स, ठीक है। ये दोनों मिल गए। तीसरा वाला था द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन इज विजिबल। तो इसका आंसर भी टिंडल इफेक्ट की वजह से होगा, यहाँ से लिख सकते हो आप, ठीक है। द लाइट रीचेस अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल, दिस फिनोमिना इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल गिव राइज टू द टिंडल इफेक्ट। फिर यहाँ से थोड़ा और लिख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ तक लिख देना। ये वाला इन तीनों के आंसर हो जाएंगे, ओके। इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द रूल यूज टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक स्टेट। तो स्टेट मतलब स्टेटमेंट लिखना होगा, और ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये बता देंगे और इसका स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है। तीनों के तीनों परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। आपका फोर्स, आपकी मैग्नेटिक फील्ड और आपका करंट आई, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। फिर देखो गिव बिलो द मैक्सिमम बताना है, मैक्सिमम कहाँ पर है और मिनिमम कहाँ पर है, ठीक है। तो देखो जब 90 डिग्री पर होता है तब मैक्सिमम होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मतलब करंट इस तरफ होगा, नीचे की तरफ। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन 90 डिग्री में, तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा कंपैरेटिवली इनके, ठीक है। यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच का होगा, ठीक है। और मैक्सिमम तो यहाँ पर हो गया, मिनिमम इस केस में होगा जब देखो यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन मतलब ये इस तरह डायरेक्शन हो जाएगा, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है ना, तो इस केस में आप कह देंगे मिनिमम, ठीक है। मिनिमम होगा यहाँ पर इस केस में फोर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री है, अपना तो 90 डिग्री होना चाहिए ना मैक्सिमम के लिए, तो मिनिमम यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम है, मिनिमम मतलब लगभग बराबर 0 ही हो जाएगा इधर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, ठीक है। ड्रॉ द पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ, ठीक है। तो करंट कैरिंग सोलेनोइड, ये बुक में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बैटरी लगा देंगे प्लस ये माइनस, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से नॉर्थ साउथ बता देंगे, ठीक है। ये तो तुम्हारा ये हो जाएगा सोलिनोइड का, ठीक है। और बार मैग्नेट में तुमको पता ही है, या नॉर्थ बनता है या साउथ बनता है, इधर भी देखो नॉर्थ साउथ की तरह रोल हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ, और यहाँ पर भी ये इस तरह से नॉर्थ से साउथ बता देंगे और साउथ से नॉर्थ इनवर्ड बता देंगे, ठीक है। बार मैग्नेट लिस्ट टू डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन टू फील्ड, इन दोनों में क्या अंतर है ये बताना है आपको। देखो सबसे पहले बार मैग्नेट आपका परमानेंट होता है, ठीक है। परमानेंट आपकी इसकी जो भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना वो परमानेंट होगी, इसकी वेरिएबल होती है, इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है, पहला तो ये हो गया। सेकंड, ये स्ट्रेंथ में थोड़ा कम होता है, ये स्ट्रेंथ में ज़्यादा होता है। या फिर आप ये भी बता सकते हो कि इसकी पोलरिटी फिक्स होती है, नॉर्थ यहीं पर है और साउथ यहीं पे है, पोलरिटी फिक्स होती है, इसकी पोलरिटी फिक्स होती है, फिक्स्ड। और इसकी पोलरिटी आप चेंज कर सकते हो, बैटरी का टर्मिनल ये माइनस इधर जोड़ दो, प्लस इधर जोड़ दो, पोलरिटी कैन बी चेंज, पोलरिटी ऑफ नॉर्थ साउथ पोल कैन बी चेंज। ठीक है, इस तरह बताता हूँ। और भी बहुत अंतर बता सकते हो। ये आपका रियल एप्लीकेशन नहीं है, थ्योरेटिकल अप्रोच है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। यहाँ इसके क्रेन के एग्जांपल हो जाएंगे, ये एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत एग्जांपल बता सकते हो, मतलब इनमें अंतर बता सकते हो। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट, देखो ये वाला है, व्हाई डज द किचन गार्डन कॉल्ड एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम व्हाइल अ फॉरेस्ट। ठीक है, इस तरह से व्हाइल डिजाइनिंग एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एट होम राइट एनी टू थिंग्स केप्ट इनटू अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। तो इन दोनों के आंसर देखो बुक में ही है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आप अपना आंसर लिख सकते थे बुक में से। अगला क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन था आपका कि वाई डज अ किचन गार्डन कॉल्ड एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वाइल अ फॉरेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी नेचुरल इकोसिस्टम। तो बुक में पेज नंबर 258 ये यहीं पे मिल जाएगा, नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसके बारे में यहाँ पर। तो आप जनरली यहाँ पर इतना बता देंगे कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना, उसमें ह्यूमन का इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ह्यूमन इन्वॉल्व होता है उसमें। ठीक है, यहाँ से आप बता सकते थे कि इसमें ह्यूमन मेड इकोसिस्टम होता है, इसलिए वो आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, और उसमें फॉरेस्ट वाले में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते थे इसका आंसर। और इसका सेकंड वाला पार्ट था, वाइल डिजाइनिंग एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एट होम राइट एनी टू थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड टू कन्वर्ट इट इनटू अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम गिव रीजन। तो इसके नीचे आएंगे ना आप, एक्वेरियम का आपको एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में ही, तो यहाँ से आप एक्वेरियम के बारे में लिख सकते थे यहाँ से यहाँ तक। बस आप इसमें एक पॉइंट तो लिख देते हैं कि 3 चीज़ें होनी चाहिए आपकी, इसमें आपका 3 चीज़ें होनी चाहिए कि एक तो डिकम्पोजर तो मेन चीज़ है। ठीक है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। ठीक है, 3 चीज़ें, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए पहला। और दूसरा पॉइंट यहाँ से बना के आप लिख सकते थे। ठीक है, कोई दूसरा एक्वेरियम का एग्जाम्पल लिख के और यहाँ से आप लिख सकते थे। ठीक है, अब देखो इसका जो और वाला पार्ट है वो देखो, कंस्ट्रक्ट अ फूड चेन ऑफ 4 ट्रॉफिक लेवल कंप्राइजिंग फॉलोइंग। तो इसमें देखो आपको फूड चेन बनानी है, तो फूड चेन देखो किस तरह से बना सकते थे आप इसमें। तो इसमें फूड चेन बना सकते थे आप सबसे पहले प्लांट, ठीक है, उसके बाद आपका प्लांट को रेट, उसके बाद आपका रेट को स्नैक और स्नैक को हो। ठीक है, इस तरह से बनाते थे। ये ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ये ट्रॉपिक लेवल 3 और ट्रॉपिक लेवल 4, इस तरह से आ सकता था। यहाँ पे बता सकते थे आप, ये प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, आपका ये प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपका क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये आपका क्या है, टर्शरी कंज्यूमर। इस तरह से बता सकते थे आप। ठीक है, और फिर इसके बाद देखो आपका क्या है, 20,000 जूल, ये मैं मिटा देता हूँ। 20,000 जूल एनर्जी वॉज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकंड ट्रॉफिक लेवल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी ट्रांसफर्ड बाय ऑर्गेनिज्म थर्ड ट्रॉफिक लेवल टू द ऑर्गेनिज्म फोर्थ लेवल। तो देखो पहले था आपका ट्रॉफिक लेवल 1, फिर था 2, फिर था 3 और फिर था 4। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर आपका जो ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर बाय द प्रोड्यूसर टू द ऑर्गेनिज्म सेकंड ट्रॉफिक लेवल, यहाँ पे कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, 20,000 जूल। अब देखो 10% रूल लगेगा, तो यहाँ पे 1 0 कम हो जाएगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा ट्रॉफिक लेवल 3 पे 2000, ये 20,000 है, 2000 जूल होगा। फिर ट्रॉफिक लेवल 3 से ट्रॉफिक लेवल 4 पर कितना बचेगा, 200 जूल। और हमसे पूछे क्या है, फोर्थ ये वाला थर्ड ट्रॉफिक लेवल टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, तो थर्ड से फोर्थ में कितना जाएगा, 200 जूल ट्रांसफर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 जूल बाय द रूल ऑफ 10% एनर्जी रूल। ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों हमने सेक्शन सी खत्म कर लिया है, अब हम सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। और हमने इस बुक में जो जनरल फॉर्मूला पढ़ रखा है अल्कोहल का CH3 CH2 OH ही होता है। अब देख लेते हैं ये वाला सही है गलत है। ठीक है, अब आपको आगे हिंट मिल रही है, ऑन हीटिंग ए विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो ये बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि ये वाली रिएक्शन हमने देखी हुई है कि यहाँ पर कंसनट्रिक H2SO4 इस तरह से हम रखते हैं और यहाँ पे 443 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं। तो ये किस में बदल जाता है आपका, ये बदल जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 मेथ एथ एथीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये एथीन हो जाएगा। ठीक है, और प्लस वाटर और करेगा प्रोड्यूस। ठीक है, और इसने हिंट भी दे रखी है, जो मोलिकुलर फॉर्मूला है इसका 20 AMU होता है। तो कार्बन का कितना होता है, 12, 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24,
हाइड्रोजन कितने 4 हैं, तो 4 के लिए 4, तो 28 ही आ रहा है ये भी, ठीक है, यानी कि एकदम करेक्ट है। तो ए तो तुम्हारा ये हो जाएगा, बी तुम्हारा ये हो जाएगा। उसके बाद देखो हमसे क्या पूछा है, ए बी द कंपाउंड बी, देखो कंपाउंड बी है ये वाला, ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब बी, देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें 1 मोल हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, तो ये आपका किस में बदल जाएगा, C2H6, ये भी बुक का ही है, ठीक है, ये वाला भी बुक का ही है आपका, ठीक है। और निकिल के प्रेजेंस में करते हैं, ये आपको बुक में दिखा दें निकिल, ठीक है, निकिल आपका हो गया, प्लेटिनम हो गया, इसकी प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर भी रखते हैं लगभग 200 डिग्री, तो C2H6 आ गई है, ठीक है। ये इथेन हो गया आपका, क्या हो गया, इथेन, इथेन में बदल गई, ठीक है। तो अपना कंपाउंड C आ गई, ठीक है, ए बी ए और सी है, ठीक है। तो ए का बता देना आप ये वाला, बी का बता देना आप ये वाला, और सी का बता देना ये C2H6, ओके, ये वाला हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है ये, तो देखो सेकंड वाला पार्ट है आपका, राइट द केमिकल इक्वेशन शो द कन्वर्जन ऑफ ए इनटू बी। अभी अभी दिखाया ना, ए से बी में बदला, एथेनॉल था वो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन में बदला था, वो दिखा सकते हो। फिर व्हाट हैपन व्हेन कंपाउंड C अंडरगोस कंबशन, तो आपका C में क्या बना था, C2H6 बना था। अब इसका कंबशन करेंगे हम, ठीक है, कंबशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या बनेगा, इसमें CO2 बनेगा एक, तो इसमें H2O बनेगा, और साथ में आपकी हीट निकलेगी और लाइट निकलेगी, हीट प्लस लाइट ये निकलेगा, ठीक है। अब देखो इसको जलाए, तो इसको आप इस तरह से बता सकते हो, ठीक है, व्हाट हैपेंड व्हेन कंबशन C अंडरगो कंबशन, तो इस तरह से बता सकते हो, बैलेंस करके भी बता सकते हो इसको, ठीक है। वैसे ऐसे भी करोगे तो भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, बैलेंस करके भी बता सकते हो। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 और 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे आप 3 लगा देना, और यहाँ पे आप 7/2 लगा देना, मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो अब ये बैलेंस है आपकी, ठीक है, तो यहाँ से इस बैलेंस कर सकते हो। फिर इसके बाद देखो फोर्थ स्टेट 1 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनाइजेशन रिएक्शन, तो इसमें आप बता सकते हो हाइड्रोजनाइजेशन रिएक्शन आपके बुक में ही है, तो इसमें बता सकते हो वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी, तो यहाँ पे बता सकते हो वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी, ठीक है, वेजिटेबल घी, ठीक है, इसमें हो जाएगा। फिर फिफ्थ है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट विथ सोडियम, देखो अब ये जो हमारा कंपाउंड ए था वो क्या था, एथेनॉल, CH3 CH2 और ये आपका OH, इस तरह था। इसको अगर सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2, ये आपका CH2 और O, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, Na आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है, CH3 CH2 और ONA, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी, ठीक है, ये बुक में ये रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसका नाम है सोडियम एथोक्साइड, ठीक है, बस ये बताना था। ये पूरी केस स्टडी इस तरह से सॉल्व हो जाएगी, ओके। आप देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो तो देखो इसका जो और वाला पार्ट है वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल व्हेन सोप इज अप्लाइड ऑन ऑयली डर्ट, ठीक है। तो देखो इसका आप आंसर में क्या लिखेंगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, देखो इसमें आप देखो इस तरह से बना सकते हो। देखो क्लिंजिंग एक्शन में क्या होता है, C17H35 CONA+, ठीक है। जो इसमें देखो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये तो आपका टेल वाला पार्ट होता है, ठीक है, CO ये वाला, और Na+ जो होता है वो इस तरह से होता है। अभी टेल वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर एंड्स, ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट और वाटर हीटिंग पार्ट। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग, वाटर से हीट करेगा, ठीक है, ये वाला। और ये वाला जो पार्ट है ना Na+ वाला, ये वाला क्या है, हेड वाला पार्ट। देखो इसका ये वाला हेड वाला पार्ट है CO-, ठीक है। तो ये पोलर एंड होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, और वाटर लविंग वाला पार्ट होता है, ठीक है। इस तरह से इसका आप बना सकते हो पहले डायग्राम, और उसके बाद आपको मिसेल का डायग्राम बनाना है। तो इस तरह से देखो आप मिसेल में इस तरह से डायग्राम बना सकते हो, सोप मिसेल कैसे जनरेट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया था COO- और Na+, ठीक है, यहाँ पर और भी एंड जुड़ा रहता है, ठीक है, CH3 वो C17H35 वाला, ठीक है। इस तरह से देखो, तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसका यहाँ पर मिसेल बना देता है Na+ ये वाला, और ये COO- वाला पार्ट, ठीक है। इस तरह से ये जनरेट हो जाता है वाटर हीटिंग और वाटर लविंग के हिसाब से, ठीक है। ये ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ पे फंस जाती है और उस तरह से अलग कर देता है, ठीक है, ऑयल पार्टिकल को बीच में डाल के, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से थोड़ा बहुत आपने आंसर में लिख सकते हो, ठीक है,
और फिर इसके बाद आप इस तरह से बता सकते हो, ठीक है, इस नीचे तक, ठीक है। इस मिसाइल का जो डायग्राम है उस तरह से बनेगा और इस तरह से बता सकते हो आप, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद आपसे देखो क्या क्वेश्चन पूछा उसमें, देखो नेक्स्ट है इन विच टेस्ट ट्यूब द फॉर्मेशन ऑफ फोम विल बी मोर एंड वाई, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बताएंगे हम, तो इसमें आप बताएंगे कि देखो एक तरफ आपने लिया सोप वाला सॉल्यूशन, एक तरफ आपने लिया डिटर्जेंट, ठीक है, डिटर्जेंट, ठीक है, और ये x मान लिया और ये आपका y मान लिया, ठीक है। इस तरह से x एड ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन और y एड डिटर्जेंट सॉल्यूशन इन विच टेस्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फोम विल बी मोर, तो डिटर्जेंट में मोर होगा, ठीक है। वो क्यों होगा देखो मैं बता देता हूँ। आपको पता है कि दो चीज़ें होती है, बाइकार्बोनेट या फिर लिख देता हूँ मैं, बाइकार्बोनेट्स हो गए या बाइकार्बोनेट क्लोराइड्स हो गए, ठीक है, या फिर आपके सल्फेट्स हो गए, ये सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, इनके जो सल्फेट बाइकार्बोनेट ये क्लोराइड्स होते हैं, ये क्या करते हैं आपके सोप के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं तो सोप के साथ एक आपका प्रेसिपिटेट देता है वाइट, उसको कहते हैं स्कम, ठीक है। ये स्कम लेस फोम बनाता है, क्या बनाता है, लेस मतलब फोम, झाग कम बनाता है, ठीक है। लेकिन डिटर्जेंट में सोल्यूबल होते हैं ये जो ये आपके सोर्स होते हैं, तो इसमें क्या है आपका है ना मोर फोम बनाता है, ठीक है, सोल्यूबल होता है ना वाटर के साथ, तो झाग अच्छे से बनाता है, ठीक है। इस कारण तो आप बता दें डिटर्जेंट, और वाई इसका रीजन बता सकते हो आप, ठीक है, इधर से, ठीक है, और लेस फॉर्म। और उसके बाद अगर रीजन अगर अच्छे से बताना है तो यहाँ से आप देखो इस तरह से यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। ये वाला रीजन यहाँ से लिख सकते हो, ये लिख सकते थे आप, ठीक है, ये वाला, ठीक है, सोल्यूबल इन प्रेसिपिटेट कैल्शियम ऑक्साइड वाइट लेयर, ठीक है, और आर सोडियम सोल्ट लॉन्ग चेन एल्कलाइड हाइड्रोजन सल्फेट, इस तरह से रिएक्शन करके सोडियम लोरेल सल्फेट बना लेता है, ठीक है। तो इस तरह से डिटर्जेंट का आप यहाँ से बता सकते थे, अच्छे से रिएक्शन कर लेता है। तो देखो ये तो रिएक्शन नहीं कर पा रहा और ये अच्छे से रिएक्शन कर पा रहा है, वाई का कारण यहाँ से बता दोगे रिएक्शन लिख के, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका जो बी वाला पार्ट है वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो देख लेते हैं हम। देखो इन विच टेस्ट ट्यूब इज अ कर्डी सॉलिड फॉर्म, मतलब स्कम जो हो रहा था ना वो बताना था, उसमें रिएक्शन वो वाली जो इसमें लिखी थी इसमें बता दो थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें बता सकते थे आप एक्स वाला होगा, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बताना है ना, एक्स में क्योंकि सोप लिया था और सोप क्या बनाएगा स्कम, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट, तो इस तरह से बता सकते। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 880 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, है ना, और एंड 330 वाट व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम इफ द सोर्स वोल्टेज इज 220 वोल्ट, ठीक है। और आपको आगे क्या दे रखा है, कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, ठीक है, आपको करंट निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है। और सबसे पहले ए वाला पार्ट कर लेते हैं। देखो आपको पता है P बराबर VI होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखो P बराबर क्या होता है V इंटू I, ठीक है, I आपको निकालना है, ठीक है, P अपॉन V करके निकाल सकता हूँ, ये तो पहला केस है ये वाला, ठीक है। तो पावर कितनी है 880 वाट, ठीक है, और वोल्टेज कितना है 220, ठीक है, तो 0 0, तो ये I कितना आ जाएगा आपके पास 4 एम्पियर, ठीक है, पहले केस का I तो आ गया। अब रेजिस्टेंस निकालना है इसका, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है आपके पास, देखो ओम्स के लॉ के अकॉर्डिंग V बराबर IR होता है, ठीक है। तो वोल्टेज कितना है आपके पास 220 और I आपके पास 4 है और इंटू R, तो इस केस में R क्या आ जाएगा 220 अपॉन 4। अब इसको निकाल लेना आप, ठीक है, ये ओम में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला केस देखो P बराबर VI लगाओगे तो I की वैल्यू P अपॉन V से निकाल सकते हो आप। P कितना हो जाएगा आपके पास, P आपके पास है 330 और V की वैल्यू 220, यहाँ से कैलकुलेट कर लेना I आ जाएगा, और V बराबर IR निकाल के I की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, और वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट और R की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। इस तरह से तो A वाला हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखते हैं B वाला, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इसमें आप बता सकते थे कि H बराबर क्या होता है I स्क्वायर RT, ठीक है।
तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग बता सकते थे। इसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते थे, जो बुक में लिखा है कि आपके जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में, किसी जैसे कंडक्टर वायर है, ठीक है, तो कंडक्टर वायर में जैसे जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, जितने ज़्यादा करंट होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और जितने ज़्यादा मूवमेंट बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का, उसी कारण यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हीटिंग प्रोड्यूस होगी। क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी आपकी, ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से वायर धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, ठीक है। तो ये हीटिंग इफेक्ट बता सकते थे। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर है, ठीक है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस के, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। और आपका H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। इस तरह से ये सारे पे इफेक्ट मतलब फैक्टर पे मतलब डिपेंड होता है, ठीक है, इस तरह से बता सकते थे। फिर उसके बाद आपको क्या बताना है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन अ करंट पासेस थ्रू अ रजिस्टर फॉर सम टाइम, ठीक है। तो इसमें एक्सप्रेशन आपको निकालना है। तो देखो, सबसे पहले वोल्टेज क्या होती है आपके पास, वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब कितने, मतलब चार्ज में पर्टिकुलर वर्क डन, मतलब एक चार्ज को उठा के दूसरे चार्ज, मतलब यहाँ तक लाने पर, एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल में ले जाने पर कितना वर्क किया पड़ा। तो वोल्टेज बराबर वर्क अपॉन क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आप जानते हो कि ये V, यहाँ से W वर्क डन निकाल सकते हो, V इंटू Q हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हो I करंट क्या होता है, Q अपॉन T, ठीक है, ये वाला Q अपॉन T होता है ना, चार्ज, जो चार्ज पर यूनिट टाइम, कितने चार्ज यूनिट पर यूनिट टाइम में कितना आ रहा है, वो करंट होता है I, ठीक है। तो यहाँ पे W बराबर में लिख सकता हूँ V, और Q की जगह क्या लिख सकता हूँ, I इंटू टी, आई टी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो, जितना भी वर्क डन हुआ ना आपका, मैंने बताया था ना, जो आपका जैसे सर्किट है, ठीक है, इस तरह से ये डायग्राम भी बना सकते थे आप। इसमें ये बैटरी लगाई अपने प्लस और ये माइनस, अभी यहाँ से चार्ज प्रोड्यूस होंगे ना, Q नंबर चार्ज निकलेंगे। अभी चार्ज, ये वोल्टेज V वोल्ट की बैटरी, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक भेजने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, वर्क डन होगा, और ये सारा का सारा वर्क डन किस में बदल जाएगा, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, उसमें हीट एनर्जी में। तो यहाँ पे मैं इसको हीटिंग इफेक्ट लिख सकता हूँ H, ठीक है। तो ये W वर्क डन किस में बदल जाएगा, हीटिंग इफेक्ट में, ठीक है। और ये लिख दूंगा मैं, ठीक है, इस तरह से VIT, ठीक है। अब लेकिन एक बार मेरे को बताओ, ठीक है, V बराबर क्या होता है आपके पास, IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। V को I की जगह पुट करूंगा तो IR और इंटू I और ये T, तो यहाँ से H बराबर क्या आ गया, I स्क्वायर RT, और यही हमें प्रूव करना था, हीटिंग इफेक्ट, यही तो फॉर्मूला होता है इसका, I स्क्वायर RT। ये एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाएगा, H बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है। तो इस तरह से बता सकते हो, और ये डायग्राम बना के आ सकते थे आप, और थोड़ा सा बताते थे कि क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण टकराते ही फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे हीटिंग का मतलब फ्रिक्शन होगा, और फिर लॉस ऑफ हीट होगा, ठीक है, और यहाँ पे गर्म होने लगेगा धीरे धीरे वायर, ठीक है। अब देखो, हमने दोस्तों सेक्शन डी तो कंप्लीट कर लिया है। अभी कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, उसको सोल्व कर दूंगा, ठीक है। अब सेक्शन, और आपका और अलग सेट सोल्व करवाना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है। अब सेक्शन ई की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ई का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइंड विद फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जनरली, ठीक है, इस तरह से पढ़ लेना आप। व्हाट हैपन व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, ठीक है, कॉपर को अगर हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में तो क्या होता है वो हम बताते हैं। और दूसरा क्या है, वाई आर सम मेटल ऑक्साइड कैटेगराइज एंड एम्फेटेरिक गिवन है, एम्फेटेरिक है, ये भी बुक के हैं सारे, ठीक है, बिल्कुल बता सकते हैं, और इसको रिएक्शन से बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो करते हैं इनको। सबसे पहले जो है ना कॉपर, इसको कॉपर लिखना Cu, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये अगर बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर देना, ठीक है, ये 2 लगा देना इधर और यहाँ पे 2 लगा देना, और इसका कलर जो होगा वो क्या होगा आपका ब्लैक होगा, ठीक है, ब्लैक कलर होगा इसका, इस तरह से बता सकते हो। सेकंड वाला क्या है, वाई आर सम मेटल ऑक्साइड कैटेगराइज, तो जैसे एम्फेटेरिक जो ऑक्साइड होता है ना वो एल्यूमिनियम है, आपका स्टोनशियम है ना, और पीबी है, जिंक है, इतना बता दो बहुत है क्योंकि बुक में इतना ही दे रहा है, ठीक है। तो ये एम्फेटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, इन मेटल के एम्फेटेरिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल दे रहे हो एम्फेटेरिक ऑक्साइड के, जैसे Al2O3 लिया मैंने, Al2O3, और इसको एसिड के साथ रिएक्शन करा HCl, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, ठीक है, तो AlCl3 बनेगा, AlCl3, और यहाँ पे वाटर बनेगा H2O, ठीक है। दूसरा रिएक्शन Al2O3 के साथ ही कराऊंगा,
लेकिन अब एसिड की जगह मैं क्या ले लूँगा, बेस ले लूँगा, यानी कि NaOH ले लूँगा यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। ये रिएक्शन दे भी रखी है आपके बुक में, NaAlO2, ठीक है, बन जाएगा। और प्लस में साथ में पानी भी बनेगा, ठीक है। अब इनको बैलेंस करना चाहो तो कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लगा देना, यहाँ पे 2 लगा देना, ठीक है। ये HCl यहाँ पे 6 लगा देना, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लगा देना, और 1 मिनट ये बैलेंस नहीं हुई, यहाँ पे 3 और लगा देना, 3, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गए, ठीक है। आप काउंट कर सकते हो सारे एलिमेंट, कंपाउंड में से सारे एलिमेंट काउंट कर लो, ठीक है। और ये आपका ये Al2O3, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 लगा दो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 लगा दो, ठीक है, ठीक है। इस तरह से सोल्ट, देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जब एसिड है ना तो ये बेस की तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा। और जब ये बेस है ना तो ये किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह। तो ये एम्फिटेरिक इसलिए होता है कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है और सोल्ट प्लस वाटर देता है, देखो दोनों में दे रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इसको बता सकते हो, मेटल कैटेगराइज एज एम्फिटेरिक, गिव वन एग्जांपल, ये एग्जांपल बता देना, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट है ना, ये वाला, तो इसको भी हम कर देते हैं। देखो Na2O, सोडियम ऑक्साइड और पानी जब ये मिलेंगे तो क्या बनाएगा आपका, NaOH बनाएगा। क्या बनाएगा आपका, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर दो, यहाँ Na2 है, यहाँ पे Na1 है, तो 2 लगा दो, 2 Na हो गया। ऑक्सीजन 2 है और H 2 है, ठीक है, बैलेंस हो गई है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड और NaOH, अभी अभी दिखाया था आपको रिएक्शन एक मैंने, ठीक है, वही है कि यहाँ पे सोल्ट बनेगा और यही बन रहा था ना हमारा AlO2, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, यही बना था। और ये बैलेंस हो गई, ठीक है, बैलेंस ही है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, अब और वाला पार्ट देखते हैं इसका। तो और वाला पार्ट है आपके पास, देखो ये रहा, जो इसमें C का आया वो और वाला, ऑन बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस, तो राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो इसमें सल्फर है, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, SO2 बन जाएगा, गैसेस फॉर्म होगी, ये लिखना चाहो तो लिख दो ऐसे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेम द गैस फॉर्म्ड, तो गैस कौन सी होती है यहाँ पे फॉर्म, सल्फर डाइऑक्साइड, लिख देना सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, डाइऑक्साइड। उसके बाद है स्टेट द नेचर ऑफ द गैस, इस गैस का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट विल बी द रिएक्शन, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस ऑन अ ड्राई लिटमस पेपर, तो ड्राई लिटमस पेपर पर नो एक्शन करेगा। अगर ये वेट लिटमस पेपर होता तब ये आपका रिएक्शन करके उसको जो एसिड है ना, एसिड को ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है ये, ठीक है। लेकिन अब इस केस में नो एक्शन करेगा क्योंकि ये क्या है, ड्राई है, और ड्राई में कभी भी वो आपको जो एसिडिक और बेसिक ये बिहेवियर पता नहीं लगता ड्राई लिटमस पेपर, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट मेंडल क्रॉस पी प्लांट हैविंग वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, पी प्लांट राउंड येलो, तो राउंड ले रखा है, एक येलो सीड ले रखा है। ये बुक का ही क्वेश्चन, बुक में ही है ये वाला, तो केस मतलब पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये वाला क्या बेटा, वाइट एनी 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट यूज्ड बाय मेंडल अदर देन दोज मेंशन्ड अबव, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके अलावा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपको लेने, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर उसने 7 कैरेक्टर लिए थे, तो उसमें आप बता सकते हो सीड कलर, जैसे सीड कलर लिया था उसने, क्या क्या लिए थे, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे उसने सीड के कलर लिए थे, 7 लिए थे ना, सीड कलर लिया था कुछ, सीड कलर इसमें उसने 2 लिए थे, एक येलो लिया था, एक ग्रीन लिया था, ठीक है, ठीक है। ये डोमिनेंट होता है, ये रिसेसिव होता है। उसके बाद उसने एक और लिया था आपका हाइट के लिए लिया था, ठीक है, सीड शेप के लिए लिया था, सीड शेप, तो सीड शेप में उसने राउंड में लिए थे, ठीक है, और उसने रिंकल्ड में लिए थे, रिंकल्ड, ठीक है, राउंड और आपका रिंकल्ड सीड शेप, ठीक है। तो ये आपका डोमिनेंट हो गया, ये रिसेसिव हो गया सीड शेप, और ये सीड कलर येलो ग्रीन, ठीक है। और उसने और भी लिए थे, तो इसमें 2 बताने, तो 2 आपके तो हो गए। अगर एक एक्स्ट्रा बताओ तो एक एक्स्ट्रा बता सकते हो, जैसे फ्लावर कलर लिया था उसने, फ्लावर का कलर लिया था पी प्लांट में, फ्लावर कलर, ठीक है, फ्लावर कलर में लिया था उसने आपका वॉयलेट, ठीक है, और आपका वाइट, ठीक है। तो वॉयलेट डोमिनेंट और ये रिसेसिव, इस तरह से आप ये जो 2 पेयर्स है ना कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, इस तरह से बता सकते हो कोई भी, तो ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या पूछा है, डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट, तो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट आप बता सकते हो
सिंपल है ये वाला, कर ही सकते हो ये तो, ठीक है। डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट जैसे मतलब टी लिखा और रिसेसिव स्मॉल टी लिखा, तो रिसेसिव क्या होता है, अपने आप को शो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है, डोमिनेंट के साथ, ठीक है। जबकि रिसेसिव होता है ना, रिसेसिव कब अपने आप को शो कर पाता है, जब ये दोनों एक साथ स्मॉल टी हो, ठीक है, जब ये होमोजाइगस में हो, ठीक है। हेटेरोजाइगस में तो ये बिल्कुल शो नहीं कर पाएगा रिसेसिव, ठीक है। तो इस तरह से डोमिनेट और रिसेसिव बता सकते हो आप, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो क्या है, स्टेट द रेशो ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑब्जर्व इन द सीड ऑफ F2 जनरेशन, व्हाट डू यू इंटरप्रिएट फ्रॉम दिस रिजल्ट, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ था आपका, देखो इस तरह से उसने लिया था R कैपिटल Y और स्मॉल r और स्मॉल y, ये था आपका राउंड और येलो, और ये था रिंकल्ड और आपका ग्रीन, ठीक है। फिर इसके गैमेट्स बनाए तो उसने R और स्मॉल r और कैपिटल Y और स्मॉल y, इस तरह से उसने क्रॉसिंग करा के इसके गैमेट्स बनाए थे। मतलब पहले तो RY बनेगा और ये स्मॉल RY, जब इनको क्रॉस कराएंगे तो ये बनेगा, ठीक है। चारों मतलब F1 जनरेशन में ये बन जाएंगे आपके, ठीक है, ठीक है। और उसने फिर ये पूछा था, ये स्टेट द रेशो ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑब्जर्व इन द सीड ऑफ F2 जनरेशन, जनरेशन में रेशो बताना है आपको, ठीक है, कॉम्बिनेशन का। तो ये तो F1 में होता, अब F2 के लिए इन दोनों दो ले लेते हैं, R स्मॉल r Y स्मॉल y और R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। 4 केस हैं तो इसके आपके 16 केस बनेंगे, ठीक है। तो वो एक टेबल के थ्रू बनता है, तो सीधा मैं बता देता हूँ। F2 जो आपका आएगा ना, F2 वो टेबल नहीं बनानी है आपको, F2 को बताना है। तो F2 का आपको याद होगा 9:3:3:1, ये आया था। तो ये वाला उसमें आपका रेशो बताना था कि जो आपका स्टेट द रेशो कॉम्बिनेशन ऑब्जर्व इन द सीड, कॉम्बिनेशन का मतलब रेशो है ना कॉम्बिनेशन का, वो ऐसे होगा 9:3:3:1, ठीक है। सीड F2 जनरेशन में ये होगा, ठीक है। अब देखो जो इसका और वाला पार्ट है, द गिवन बिलो क्रॉस बिटवीन अ प्योर वॉयलेट फ्लावर पी प्लांट, तो ये तो V हो गया, ठीक है, VV, और ये स्मॉल, ये आपका स्मॉल v और स्मॉल v, ये तो आपका प्योर वॉयलेट वाला, ठीक है, ये वॉयलेट वाला हो गया और वो प्योर वाइट वाला हो गया, ये तो आपका वॉयलेट वाला, ठीक है, वॉयलेट, और ये आपका वाइट, प्योर वाइट वाला, ठीक है, इस तरह से। अब डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ प्रोजनी इज ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन, तो इसमें F1 जनरेशन भी बनाना पड़ेगा आपको और F2 जनरेशन भी बनाना होगा, और इस तरह से शुरू करना है, ठीक है, जो हमने ऐसे कर दिया। अब इसके गैमेट क्या बनेंगे, V और ये स्मॉल v, ठीक है। अब और ये कैपिटल V और स्मॉल v, ठीक है, इस तरह से गैमेट हो जाएंगे। अब इसको इससे कराओगे तो ये बनेंगे आपके चारों के चारों कॉम्बिनेशन में। F1 जनरेशन में तो यही बनते हैं ना, कैपिटल V स्मॉल v, कैपिटल V स्मॉल v, कैपिटल V स्मॉल v, इस तरह से बनेंगे आपके, ठीक है। और सारे के सारे वॉयलेट वाले होंगे, ठीक है, वॉयलेट के होंगे। लेकिन आपको तो F1 जनरेशन में तो ये बना देंगे आप, ठीक है। F1 जनरेशन में तो वॉयलेट यहाँ पे बता देंगे, वॉयलेट, सारे के सारे वॉयलेट कलर के होंगे। और ये हेटेरोजाइगस बनेंगे सारे, क्या बनेंगे, हेटेरोजाइगस क्या होते हैं, जिसमें आपका कैपिटल V और स्मॉल v होते हैं, ठीक है, हेटेरोजाइगस मिक्स्ड वाले, ठीक है, हाइब्रिड भी कह सकते हो इनको, हाइब्रिड, ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको, अब क्या होगा इसके बाद, देखो अब जो ये बन गए ना V और स्मॉल v और कैपिटल V और स्मॉल v, अब इन दोनों के बीच में आप करोगे ना, इन दोनों के बीच में अगर मैं ये क्रॉसिंग कराऊँ, ठीक है सर, तो इन दोनों के बीच में या तो यूनिट स्क्वायर मेथड से कर सकते हो या फिर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में आपका कैपिटल V बनेगा, एक कैपिटल V स्मॉल v, एक कैपिटल V स्मॉल v और एक स्मॉल v, ये बनेंगे चारों, ठीक है, ये बनेंगे ना चारों। इसका कलर क्या होगा आपका, वॉयलेट, ठीक है। इसका कलर क्या होगा आपका, ये भी वॉयलेट होगा, ये कलर ये भी वॉयलेट होगा, और ये क्या होगा, ये वाइट होगा, ठीक है। तो F2 जनरेशन देखो, F1 जनरेशन तो ये बना दी हमने और F2 जनरेशन ये बना दी हमने, ठीक है, F2 जनरेशन, ये F2 जनरेशन हो गई। अब इसमें रेशो अगर बताना हो तो यहाँ पे रेशो भी बता दो, वॉयलेट और वाइट, इसका जो रेशो है वो कितना आएगा, 3:1, देख पा रहे हो आप, 3 और 1, ठीक है। और इसमें जो आपका रेशो आएगा वो क्या आएगा, टोटल
पूरा का पूरा आएगा, किसका, वॉयलेट का ही आएगा, ठीक है। इसमें तो 100% होगा, इसमें 3 रेशो बना होगा, ठीक है। इस तरह से बता सकते हो आप इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये होल्ड अ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, हैंड एंड डायरेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस सन से एंड मिरर ऑन अ वाइट कार्डबोर्ड, मूव द कार्डबोर्ड बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली एंटिल द फाइंड ब्राइट, ठीक है। इस तरह से पढ़ सकते हो आप, प्रिंसिपल फोकस, ओके, ठीक है। लिस्ट 2 एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर की 2 एप्लीकेशन बता दो। एक तो आपकी डेंटिस्ट में बता दो, डेंटिस्ट, ठीक है, डेंटिस्ट मिरर, ठीक है। एक आप यहाँ पर दूसरा बता सकते हो, ये तो हो गया डेंटिस्ट मिरर। एक आप बता सकते हो मेकअप मिरर बोल दो, ठीक है, मेकअप मिरर बोल सकते हो, या फिर शेविंग मिरर बोल सकते हो, शेविंग मिरर भी बोल सकते हो, ठीक है, शेविंग मिरर। ये 2 आपकी एप्लीकेशन हो गई इसकी। फिर इसके बाद बी है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज 15 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दे रखी है आपको मिरर के बीच में और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। देखो ये वाली डिस्टेंस आपको दे रखी है, तो मैं ऐसे बता देता हूँ। देखो प्रिंसिपल फोकस और आपको यहाँ पर मिरर, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, ये 15 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, देखो ये f है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है 2f, r बराबर 2f, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ की वैल्यू 15, तो ये कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो देखो पोल एंड फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो कुछ ऐसा बनेगा, मैं बता देता हूँ आपको। ये आपका O, ये आपका ये फोकस, ठीक है, इतना बता दूंगा। अब देखो इसको बना देते हैं, यहाँ पे रखा है आपका ऑब्जेक्ट, तो एक रे तो ऐसे जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे पॉलिश कर देते हैं और टकरा के ये, ठीक है, थोड़ा स्केल से बनाओगे तो सही बन जाएगा। ये ऐसे चल जाएगी फोकस से होते हुए, और एक रे बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से यूँ टकराएगी और यूँ चल जाएगी, ठीक है। दोनों के दोनों मतलब ऐसे ये डाइवर्ज करेंगे। अब इनको पीछे मिलाएंगे ना, पीछे मिलाएंगे तो ये यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, इस तरह से, और इस ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। तो इसमें नेचर वगैरह तो पूछा नहीं, सिर्फ रे डायग्राम बनाना आपको, पोल एंड फोकस, रे डायग्राम, तो रे डायग्राम बना दिया हमने, इस तरह से बन जाएगा। फिर इसका जो और वाला पार्ट है वो देखो, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज इन प्लेस एट 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो मतलब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो तो देखो नेक्स्ट है हमारा ये और वाला, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड। देखो 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, फिर उसके बाद बनाते हैं रे डायग्राम। प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, इसके सामने रखा है 100 सेंटीमीटर। इफ इट्स इमेज इज फाउंड एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, फाइंड, ठीक है। देखो सेम पॉइंट पर इमेज भी बन रही है, सेम पॉइंट पर ऑब्जेक्ट भी रखा है, तो वो ये वाला केस होता है जब सी पर रखा हो अपना। देखो कौन सा केस है, ये आपका हो गया O, ठीक है, ये हो गया F और ये हो गया आपका C। तो C पे जब रखा होता है ना ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से जाता है और ये फोकस से, और एक इस तरह से, और ये इस तरह से यहाँ से चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बनता है आपका, ये A B ऑब्जेक्ट हो गया मान लो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा A' B'। तो सेम जब ही आता है आपका, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा होता है, सेम बिल्कुल इसी पॉइंट पर बनती है आपकी इमेज भी, ठीक है। तो ये हो गया। अभी आपको दे रखा है जो 100 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकस कितना होगा इसका, हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है ये, देखो एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है ना साइज में H, जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर है, वो दे रखा है हमको, ठीक है। अब हमको निकालना है वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर लोकेटेड होगा, सेम पॉइंट पर होगा, 100 सेंटीमीटर पर ही होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट लोकेटेड कहाँ होगा 100 सेंटीमीटर पे, ठीक है। इस तरह से बता सकते हो इसको, और रे डायग्राम आपने बना ही दिया, ठीक है, और कुछ पूछा ही नहीं इसमें। इफ इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, फाइंड, ठीक है। अब इसमें तो ये पूछा है, आगे देखो आगे हमसे पूछा है, तो इसमें फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ कितनी होगी 50, तो इसमें बता देंगे 50 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड द साइन एज पर क्राइटेरिया कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो m बराबर क्या होता है इस केस में, माइनस का v अपॉन u, ठीक है। तो m बराबर क्या लिखूंगा, माइनस
अब v की वैल्यू कितनी, देखो यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन में यहाँ से सारे नेगेटिव लेते हैं, तो v कितना है आपके पास माइनस का 100, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस दोनों सेम है, तो यहाँ पे माइनस का 100 रखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे u कितना रखूँगा, ये भी माइनस का 100 ही रखूँगा, तो माइनस कैंसिल ये वाला, और ये 100 से 100 कैंसिल, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -1, ठीक है। तो m की वैल्यू -1 आएगी मैग्निफिकेशन, ये जो आप बताने इधर से बता देना। तो दोनों आंसर ये आपके आ गए, ये पूरा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ये पूरा पेपर हमारा सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपका सॉल्यूशन काफी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव पेपर के सॉल्यूशन पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सॉल्यूशंस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।